500 लोकांचं वेट बताएंगे Okay, so I am 67 kg on earth. Okay, 67 किलो का हो गया. कितना किधर है चंद्रमा पर? भाई साहब ये नंबर्स ही नहीं पढ़ने में आ रहे हैं. 1870 किलो. अरे सूर्य पे 1870 किलो. लेट्स सी ऑन जुपिटर. जुपिटर पे 170 की. ओह माय गॉड. मार्स पे भी देख ही लेते हैं. एलन मस्क जाने वाले हैं. मार्स पे है अपना 27 किलो. वाह, इसको कहते हैं वेट फिटनेस. देखी है मैंने, फिटनेस का ध्यान किया आपने. मून पे देखते हैं. आओ, मून पे बस 10 किलो है. वाह 10 किलो है. ओके, तो यहाँ पे मून पैनोरामा, चंद्र विराट दृश्य. वाओ, अमेजिंग. सो ये व्यू बता रहे हैं कि चंद्रमा पे अगर हम होंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमें कैसा दिखेगा. वो अप्रॉक्सीमेट सीन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. सो नेक्स्ट जो है मिल्की वे गैलेक्सी. द इमेज इज असेंबल्ड फ्रॉम 51 फोटोग्राफ्स टेकन ऑफ 35. ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स है और मिल्की वे का यहाँ पे पूरा एक अप्रॉक्सीमेट सीन दिखाया गया है. प्लाइड्स स्टार क्लस्टर, कैलिफोर्निया नेबुला, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, नॉर्थ अमेरिकन नेबुला, ईगल नेबुला और भी बहुत सारे नेबुलाज हैं. ओरियन है, हॉर्सहेड एंड मैनी मोर्स. प्लूटो, डॉफ. यहाँ पे कुछ बच्चे लोग प्लूटो के बारे में कुछ डिटेल्स हैं. ये सो हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं. नो नीड टू रीड हियर. और सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ कुछ नॉलेज वाली चीज़ें हैं. फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन. ओके, तो सोलर सिस्टम का कुछ डिटेल्स है. ये तो इंटरनेट पे भी मिल जाता है. तो बस हम यहाँ व्यूज़ देखने आए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे. फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे. चलो, ये तो देख लिया. अब थोड़ा अंदर चलते हैं. ये देखो, ऊपर है हमारे कुछ सोलर सिस्टम वाली चीज़ें हैं. मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा है. देखेंगे कैसे ऊपर लोग. तो ये देखो हमारा गुरु नाच रहा है. भी यहाँ पे तो पूरा हमने एक्सप्लोर कर लिया है इस हॉल में. ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे. बस मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ सही सही चीज़ें लगी जो यहाँ पे हम अपना वेट जान सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स और जुपिटर, मून वगैरह पे कैसा है, कितना है. और यहाँ पे मार्स का एक पैनोरामा दिया है. ये बड़ा बढ़िया लगा. मंगल परिदृश्य, ये थोड़ा देखने में एकदम झकास लग रहा है. आई मीन वाव. तो ये थोड़ा सही है. और वहाँ पे वर्ल्ड टाइम है, वो वर्ल्ड टाइम भी थोड़ा सही लग रहा है. ओके, बस यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है. अभी हम जब एंट्री लेंगे अपने शो में, स्काई थिएटर में, सामने आप देख पा रहे हैं आकाश ग्रह, तब मज़ा आएगा. सो विल मीट यू व्हेन वी विल एंटर इन द स्काई थिएटर. सी यू. सो ओके,
अभी हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात किया, वो बोल रहे हैं कि एंट्री आपका होने वाला है 5 मिनट बाद सबका। तो यहाँ पे कोई लेक्चर चालू होने वाला है, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कुछ, तो लेक्चर के बाद होगा। तो यहाँ पे हमारा टिकट है, यहाँ पे सीट नंबर 79 है एज मैंशनड, और बैक साइड में कुछ खास नहीं है, बट रूल्स वगैरह शो टाइमिंग्स वगैरह है। ओके, तो हम अभी मिलते हैं जब लेक्चर स्टार्ट होके ख़त्म होगा फिर शो में। सो गाइज़ मैं सोच रहा हूँ, ओके सामने स्टार्ट हो गया है हमारा शो, स्पीच। सभी दर्शकों से निवेदन है, इस हॉल में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन है। स्क्रीन के सामने स्कूल के बच्चे अच्छी तरह से आकर बैठे हैं। आप उनके पीछे एकत्रित हो जाएं, अपने बच्चों को यहाँ आगे लाकर बिठा दें। हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज नहीं दे रहे थे, ये बोर ही कर रहे थे, ऑलमोस्ट नॉर्मल ज्ञान दे रहे थे जो ऑलरेडी हमें पता ही होता है। तो गाइस मैंने इसको छोटा कर दिया है, वीडियो को छोटा बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, बोरिंग नहीं होने के लिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा काट दिया है। बस इसके आगे का सीन अब आप देखिए। सो गाइस वो स्पीच चल रही थी, स्पीच कंप्लीट हो चुकी है। देख रहे हैं आप, बच्चे यहाँ अभी भी देख रहे हैं, लेकिन अडल्ट्स को अभी एंट्री के लिए बोल दिया गया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड टाइम है, जो तो हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। बाकी वैसे भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऐसा क्या है जो इंटरनेट पे नहीं है। तो अभी हम थिएटर में जो है एंट्री ले रहे हैं, स्पेस वॉक। ओके, सो एवरीवन इज स्टेपिंग अप टू द स्पेस थिएटर। और ये मून पैनोरामा भी अंदर पड़ा हुआ था जो बाहर नहीं दिखाया इन लोगों ने, चंद्र परिदृश्य। ठीक है, चलो, जाने ही नहीं दे रहे ये लोग। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे शो टाइमिंग्स अलग अलग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो पहली हिंदी की जो है वो 12 पे स्टार्ट होती है, मतलब पहली पूरे दिन की पहली शो जो है 12 PM पे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट 1:30 और नेक्स्ट 3 PM, और उसके बाद वाली जो है 4:30 लास्ट। तो आपको क्या 12 से पहले आना पड़ेगा पहला शो अगर देखना है। और हिंदी, मराठी और इंग्लिश के लिए आपको मराठी 1:30 पे स्टार्ट होती है और इंग्लिश जो है 3 PM पे, और हिंदी जो है 4:30 पे, और 12 पे भी एक हिंदी रहती है। तो आपको नॉलेज हो गया है अभी, तो आप टाइमिंग्स पे आ सकते हैं। और ये नेहरू प्लानिटेरियम 11 AM से 5 PM तक ऑन रहता है। अभी हम थिएटर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के फ़ोटो लगे हैं इंडियन। एक हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस, अगले हैं हमारे माननीय अल्बर्ट आइंस्टाइन, अगले हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, मेघनाथ साहा, सत्येंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सुब्रमण्यम शेखर, विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो गाइज मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले माननीय शब्द का प्रयोग किया और किसी भारतीय वैज्ञानिक के पहले नाम के पहले मैंने माननीय का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ए लिखा था, तो मैंने मुझे लगा ये APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखा है नाम, और उनकी फोटो मैंने ध्यान से देखी नहीं। फिर मैंने माननीय बोल दिया, उसके बाद जब मैं पढ़ने लगा तब मुझे पता चला तो अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा है। सो गाइज मैं इनको माननीय शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ हमारे अब्दुल कलाम के लिए था, लेकिन उनका फोटो नहीं था। कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, अच्छा ये सैटेलाइट व्यू है। ओके, गूगल अर्थ पे देख रहे हैं लोग, गूगल अर्थ पे तो हम भी देख सकते हैं मोबाइल का यूज़ करके, इसमें कोई शक नहीं। साइंटिस्ट गैलरी यहाँ पे है, स्पेस शटल, कुछ नॉलेज है यहाँ पे। ये छुपंकी लोग घूमते रहते हैं, साले दब जाएंगे पैर में। मैन इन फ्लाइट, अच्छा ये कुछ है सिक्के वगैरह। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग, ओके, यूनिवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू नाउ। अच्छा, शुरुआत से अब तक का यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे बिग बैंग शुरू से हम देखते हैं। तो बिग बर्थ ऑफ यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, रेडिएशन एरा, प्रारण युग। तो यहाँ पे बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा जो है विस्फोट हुआ। उसके बाद जो है हमारा ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, ये विज्ञान के हिसाब से। और फर्स्ट स्टार्स अपीयर, पहला स्टार जो बना 13.8 बिलियन ईयर अगो, वो जो बना था हमारा पहला स्टार, तब बना था। फर्स्ट गैलेक्सीज अपीयर, पहली जो गैलेक्सी, पहली आकाशगंगा जो बनी थी, जैसे हमारी मंदाकिनी मिल्की वे आकाशगंगा है, उसी प्रकार जो पहली आकाशगंगा बनी थी ब्रह्मांड की, वो थी 13 बिलियन साल पहले। दूसरा क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज यहाँ पे हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी अपना और प्लेस इन मिल्की वे, यहाँ पे हमारे मिल्की वे है। तो यहाँ पे जो येलो लाइन है ये दिखा रही है कि हम कहाँ हैं।
और ये आज का ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम हमारा दिखाया जा रहा है। प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डायमीटर और सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के डिटेल्स लिखे हुए हैं और यहाँ कंपैरेटिव साइजेस हैं कि कितने बड़े बड़े हैं हमारे स्टार्स। सो गाइस यहाँ पे है, मैंने तो इंटरनेट पर ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राजन्य है, राइजल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अगला है रोहिणी जिसको हम इंग्लिश में एल्डेबरन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वाति जिसको हम आर्कटरस कहते हैं। आर्कटरस जो है हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं रात के उजाले में, मैंने कई बार देखा भी है। और यहाँ पे एंटरस 800 ज्येष्ठा, ठीक है। अगला है प्लक्ष जिसको हम पॉलक्स कहते हैं। और अगला है सीरियस, व्याध। सीरियस को मैं लगभग रोज ही देखता हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो स्टार है सूर्य, वो है यहाँ पे। और अगला जो है प्लैनेट्स में सबसे बड़े और छोटे की बात करी गई है। यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र। ओके, सो यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या है। स्पुतनिक 1 ओपनिंग द वे फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे स्पुतनिक 1 कोई स्पेस शटल है जो स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था, आई थिंक नासा के द्वारा। तो वो है यहाँ पे उसका एक मतलब दृश्य दिखाया गया है। वो सामने गोलाकार डंडे वाला देख सकते हैं आप, वो है हमारा स्पुतनिक। और नेक्स्ट है हमारा रेडियो वेव्स भेजने के लिए जो हमारे सोलर सिस्टम या आगे ब्रह्मांड में गया हुआ है, जो मशीनें गई हुई हैं, उससे कांटेक्ट करने के लिए ये है हमारा। और नेक्स्ट ये दूरबीन है जो टेलीस्कोप हम कहते हैं, वो यहाँ पे है। सो नेक्स्ट आर्यभट्ट सैटेलाइट, ये इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट। तो भारत की पहली सैटेलाइट है, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह। अच्छा, तो आर्यभट्ट नाम है इसका और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई हैं। सो ये है हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट। ओके, सो यहाँ पे है कुछ लोग हैं, यहाँ पे स्पेस सूट का एक आकार बनाया गया है, उसके ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं। सो ओके, देखो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस के मेटेओराइट सैंपल्स, उल्का, अच्छा ये उल्का पिंड है, कुछ उसके सैंपल्स हैं मिले हैं पृथ्वी पर जो गिरे थे कभी कोई सालों पहले, हज़ारों सालों, सेंचुरीज पहले जो उल्का पिंड गिरे थे, उसके कुछ सैंपल्स यहाँ पे हैं जो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लोनर क्रेटर एंड लेक, लोणार वेवर सरोवर। अच्छा, तो यहाँ पे कोई लोनर क्रेटर, एक कोई उल्का पिंड गिरा था आई थिंक, तो उसका जो है यहाँ पे गड्ढा हो गया है, पानी भरा है, उसका फोटोज है आई थिंक। और ये जो मनगढ़ंत बनाया गया है कि शूटिंग स्टार इन एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, जो इस पर हमारे तनिक भी भरोसा नहीं, डायनासोर्स हुआ करते थे। और तो ये उसका फोटो है कि कोई एक्सटिंक्शन हुआ और डायनासोर खत्म हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला 20 ब्राइट स्टार्स। अच्छा, तो यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस की बात की गई है जिसको हम हिंदी में नक्षत्र कहते हैं या संस्कृत में नक्षत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस के मेन स्टार्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेन है सीरियस, कैनोपस, आर्कटरस, राइजल, केंटोरस, वीगा, राइजल, प्रोक्योन, बेटलगीज और भी अलग अलग हैं। अल्तायर है यहाँ पे, काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो 1 लाइट ईयर 10 ट्रिलियन kms, दैट इज़ 1 फॉलोड बाई 13 zeros, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख kms पर सेकंड। ओके सॉरी, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बताई गई है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस का व्यू है, अगर हम ये कॉन्स्टलेशन मैच करें अपने नाइट स्काई में तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से कॉन्स्टलेशंस में देख रहे हैं। यहाँ पे नाम पढ़ के आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे अगला हम देखें, डायमंड रिंग 22 जुलाई 2009, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी, यूपी। तो यहाँ पे कोई स्टार है डायमंड रिंग करके, उसको देखा गया था वाराणसी यूपी से। टोटल सोलर एक्लिप्सिस, ओके, खगराज सूर्यग्रहण प्रभाव वाला है। यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं। ओके ओके, ठीक है। ओके, यहाँ देखो सन के 4 कोर बता रहे हैं, तो देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगला जो है इसरो PSLV, इसरो का कोई रॉकेट है आई थिंक, नाम नहीं यहाँ पे मेंशन है। PSLV नाम होगा, उसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं। तो ये है नो एंट्री, ओके, स्पेस करके कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्पेस, इंडियन सैटेलाइट्स, इंडिया की सैटेलाइट्स के नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, डिटेल्स, और इंडिया ने सैटेलाइट और वगैरह वगैरह पे कैसे जाके कौन से सैटेलाइट्स वगैरह भेजे, रॉकेट्स, वो सब दिखाया गया है। और यहाँ स्काई थिएटर में एंटर करने जा रहे हैं। और वो लास्ट वहाँ पे कुछ तो है, कार्ल ज़ेस यूनिवर्सल प्लानिटेरियम प्रोजेक्टर। ओके, यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा से सूर्य का फोटो है और सैटर्न। चलो फटाफट अंदर घुसते हैं। ओके, हम घुस चुके हैं थिएटर में। अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है शो चालू होने वाला है, जिसको रिकॉर्डिंग के लिए मना किया गया था, लेकिन हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, हम 79 सीट नंबर ढूंढते हैं यहाँ पे। सीट नंबर 79 किस तरफ? 79। हाँ। Okay, so we are in our seat now. तो यहाँ पे हमारा शो चालू होने वाला है। काश अगर हम रिकॉर्डिंग कर पाएँ तो YouTube पे ज़रूर अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जनता बैठती हुई, चलो मज़ा आने वाला है लगता है। एक्सपीरियंस बैठने का बता रहा है। क्यों भाई, मज़ा आएगा कि नहीं? आखिर 150 रुपया दिया है, मज़ा काहे नहीं आएगा? फोटो खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो सर, वीडियो।
ठीक है, फिर शो स्टार्ट होगा तब देखते हैं। भाई साहब, मेरी आंखें छोटी पड़ रही हैं इसको देखने के लिए। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा हो सकता है। ऊपर ही गिर जाएगा। कैमरा छोटा पड़ रहा है भाई, आंखें छोटी पड़ रही हैं। सोलर सुपर स्टॉर्म्स, अच्छा, इनकमिंग। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस, एक्सट्रीम वेदर। इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल दिस, बट एक छोटा सा मैं क्लिप दिखा सकता हूँ। स्क्रीन नहीं, पूरा ब्रह्मांड बना दिया है, बेस्ट बनाया है। ये देखो, मोबाइल तो हमारी चालू है यार। बंद करने की कह रहा है। कौन कह रहा है? कहाँ है? ऊपर वाले का है ना, तो नीचे वाला कहाँ है ये बताओ। ऊपर वाले से नहीं डरते हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है। सो यहाँ पे कुछ खास अभी स्टार्टिंग में तो नहीं बता रहे थे, बस स्टार्टिंग में बस इतना दिखा रहे थे कि टाइमिंग वगैरह और हमारा आकाश जो है नॉर्मली कैसा दिखता है और आकाश में क्या क्या होता है। तो सिंपली अभी यही दिखा रहे हैं और दिशाएं दिखा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वगैरह। और नंगी आंखों से हम कौन से स्टार्स वगैरह, प्लैनेट्स एंड थिंग्स हम देख सकते हैं, वो बताया जा रहा था अभी। तो ये तो हम नॉर्मल कोई भी गूगल प्ले स्टोर से लाइव स्पेस का या आकाश का फोटो, मतलब लाइव फुटेज देखने के लिए कोई भी एक एप्लीकेशन नॉर्मल सा जैसे स्टेलेरियम नाम का डाउनलोड करके तो हम नॉर्मली देख सकते हैं फ़ोन में। तो ये कुछ उतना खास नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ़ोन्स में देख रखा है। तो आगे हम वेट करते हैं, आगे हम दिखाते हैं आपको क्या और एक्साइटिंग है। सितारों को देखते ही मैं ख्वाबों के बारे में सोचने लगता हूँ। चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने ये कहा, दिन के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन रात में तारों से भरे आसमान को देखना हमें आश्चर्य और सवालों से भर देता है। आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? कितना बड़ा है? क्या हम इंसान कभी अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर पाएंगे? क्या वहां परजीवी है जो उसी तरह हमें देख रहे हैं जैसे हम उन्हें देख रहे हैं? क्या सुदूर अंतरिक्ष से कोई हमें इस वक्त देख रहा है? इस सवाल ने कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है। क्या जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है, या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है? कॉस्मिक लाइफ के इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है। सौर प्रणाली का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन का विकास। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए आइए आकाश में एक सैर के लिए चलें। ओरायन तारामंडल से शुरू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक हिंसक ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय हैं। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटल गाइस सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। ये एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है। ओह माय गॉड। एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा
जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता। फिक्र ना करें, ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। ऊपर ही गिरेंगे। किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहां ऐसे तारे भी हैं जिनका जन्म भी देखने लायक है। दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है, आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, द पप नामक एक अदृश्य साथी के साथ। पास ही में हम उसके मुकाबले युवा स्टार क्लस्टर पाते हैं, जिसका नाम है प्लियाडस, जो है वृषभ नक्षत्र में। सीरियस और प्लियाडस का गठन लगभग 100 मिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। इससे विपरीत 50 गुना अधिक आयु के साथ हमारा सूर्य एक परदादा कहा जा सकता है। टॉरस कॉन्स्टलेशन में ही हमें जबरदस्त हिंसा का एक और उदाहरण मिलता है। क्रैब नेबुला एक गैसीय बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में देखा, जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। अगर उसके आसपास जीवित लोग होते तो अचानक हुए इस विस्फोट ने निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित किया होता। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है। क्या आकाश अंतरिक्ष के अन्य प्राणियों के लिए भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें दिखाई देता है? हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दृश्य बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में आधे मिलियन से ज्यादा सितारों का एक गोलाकार क्लस्टर है, जिनमें से ज्यादातर सीरियस की तुलना में चमकीले हैं, बहुत ही तेजस्वी। ये क्लस्टर आकाश में दिखने वाले सुंदर नजारों में से एक है। सेजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की बाढ़। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब से अधिक सितारे हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा आसपास की 20 अन्य क्लस्टर आकाशगंगाओं का सिर्फ एक हिस्सा है, और वो क्लस्टर हजारों आकाशगंगाओं से बने सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और सुपर क्लस्टर एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाओं से बनी एक माला जैसा है। ब्रह्मांड की विशालता को समझना नामुमकिन है, जिसका कुल द्रव्यमान टन में होता है संख्या 20 और उसके बाद 48 शून्य, यानी 20 ट्रिलियन 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 टन। ऐसी विलक्षण मात्रा में इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है, और ये सब आया कहां से, ये समझाना तो और भी कठिन है।
ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। कुछ का मानना है कि ना तो इसकी कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत होगा, तो कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 15 अरब साल पहले हुआ था, एक विशाल विस्फोट के साथ, बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स में जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फायरबॉल, अरबों डिग्री गर्म और इतना अविश्वसनीय रूप से घना कि इसके एक चम्मच का वजन होगा अरबों टन। जब ये आग का गोला अचानक विस्तृत हुआ तो इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और उसमें फैला मैटर। समय के साथ जैसे जैसे मैटर ठंडा पड़ने लगा, गुरुत्वाकर्षण ने इस मैटर को पहले तारों में केंद्रित किया और फिर आकाशगंगाओं में, पर इसका कोई गवाह नहीं था क्योंकि जीवन अभी तक नहीं आया था। पैदा होने वाले शुरुआती सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन इन तारों की गर्म कोर ने इन हल्के और प्रचुर तत्वों के परमाणुओं को उन दर्जनों भारी तत्वों में परिवर्तित किया जिन्हें आज हम यूनिवर्स में पाते हैं। जब इन पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई तो इन सभी तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 एप्सिलॉन एरिडानी, ताउ सिटी और बर्नैड स्टार के पास उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तारे के आसपास किसी ग्रह की पहली दृश्य प्रकाश छवि उतारी और गहरे अंतरिक्ष में भी ग्रहों का पता लगाया है। ये देखते हुए कि यूनिवर्स के सभी मामलों की बिग बैंग में एक समान उत्पत्ति है, ये मान लेना उचित है कि यदि जीवन एक औसत आकार के तारे के एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाशगंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा। हमारे सूर्य से पहले लाखों तारे बन चुके थे जो कि बुद्धिमान होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्राणी अपनी आकाशगंगा में विकसित हो सकते थे, लेकिन अगर वहां जीवन है तो हमारे साथ अब तक किसी ने संवाद क्यों नहीं किया? सितारों से हमें अलग करने वाली दूरी इतनी भारी है कि
ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अगर हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो 8.5 साल तक वो सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर सीरियस की परिक्रमा करते ग्रह पर हमारे संदेश को समझने वाला बुद्धिमान जीवन हो भी, तो उनके वापसी जवाब को हम तक पहुंचते 8.5 साल और लग जाएंगे। यानी हमारा संदेश पहुंचा या नहीं ये जानने में 17 साल लग जाएंगे। सुदूर बसे ग्रहों के साथ संवाद करने में हमें सदियों लग जाएंगी। पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो। ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की भी कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे, पर अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें, तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने साबित किया था, उस तेजी से जाना असंभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें आवश्यकता होगी पूरी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जितनी, जो वो अगले 5000 साल में इस्तेमाल करेगी। हालांकि अगर भविष्य हमें ऊर्जा के नए स्रोतों और चमत्कारी चीजों से रूबरू कराता है तेजी से यात्रा करने के लिए, तो हो सकता है कि हम किसी दिन सबसे नजदीकी तारे की यात्रा कर सकें सिर्फ कुछ 100 वर्षों में। यह अकल्पनीय नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था जब राइट बंधुओं ने पहली उड़ान भरी कि हम 80 से कम वर्षों में ही एक रीयूजेबल स्पेस शटल का निर्माण करेंगे। आइए भविष्य में देखें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जो थोड़ी देरी से हुई थी। हमारा उपग्रह सौर ऊर्जा स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था, पर हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मामूली है और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेस फोर्स 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा जो 100 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा। स्पेस पोर्ट से परे लाखों लोग अद्वितीय अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक बाहरी सभ्यता के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ेगा। चंद्रगुप्त की यात्रा होगी 600 साल। गंतव्य स्टार एप्सिलॉन एरिडानी है।
जहां से चारों ओर रेडियो दूरबीन है जो दुनिया भर से निरंतर रेडियो सिग्नल प्राप्त कर रही है। सभी एस्ट्रोनॉट्स 123 पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर चुके हैं और इसे सील कर दिया गया है। दुनिया ने उन नायकों के चालक दल को विदाई दी जो बिना किसी वापसी की ये यात्रा शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताएंगे, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते इत्यादि करेंगे। सदियों की यात्रा और कई पीढ़ियों के बाद ये मिशन आज के दल के दूर के वंशजों द्वारा पूरा किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, take off! उम्मीद है कि आप सब आराम से हैं। वो एक शानदार लॉन्चिंग थी और अब हम कुछ मन भावन नजारे देखने वाले हैं। हाइपर क्रूजिंग स्पीड पर हम पहले से ही वीनस पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर पार करते ही नाश्ता परोसा जाएगा। अब आपको एक रेगिस्तानी ग्रह का अच्छा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। नाश्ता परोसा जाएगा। हमारे अनुमान के मुताबिक वीनस की सतह पर तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज का बाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त गर्म, यहाँ तक कि सीसा भी पिघल जाए। बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। जब वीनस पर बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है कि उससे टकराने से पहले ही बूंदों का बाष्पीकरण हो जाता है। आगे है लाल ग्रह मार्स। ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह उबलता गर्म नहीं है। इस वक्त इसका तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्टियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा एक लोकप्रिय रिसोर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबाडोस ना हो, लेकिन ये दृश्य अतुल्य है। अब हम जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप खिड़कियों से देख सकते हैं, ये विशाल ग्रह घने बादलों की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें ज्यादातर अमोनिया और सल्फर है। ये ऑरेंज स्पॉट एक हरिकेन जैसा तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से उग्र है। ये तूफान इतना विशाल है कि 3 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। जैसे ही हम शनि यानी कि सैटर्न और इसके प्रसिद्ध छल्लों के पास से उड़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा। दूर से छल्ले रेशमी दिखते हैं, लेकिन करीब से आप देख सकते हैं कि वास्तव में वो बर्फ से ढकी चट्टानों की परतें हैं जो आकार में भिन्न हैं, छोटे कंकड़ से लेकर विशाल शिलाखंड तक। आगे है टाइटन, सैटर्न का एक मून जो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। इसके नाइट्रोजन युक्त वातावरण की वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर जीवन का कोई रूप हो सकता है। बदकिस्मती से हम बाहरी ग्रहों को पारित नहीं करेंगे। टाइटन से हमारा मार्ग सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे दूर जाता हुआ सूर्य, जिसे हम जानते हैं और जिस पर जीवन भर निर्भर रहे हैं, अब किसी भी अन्य स्टार से ये अलग नहीं दिखता। इंटरस्टेलर स्पेस के भूतिया पर सुंदर अपार शून्य अवकाश में दिन मानो उड़ने लगते हैं और जल्द ही ये चालक दल अवकाश में अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। रेडार हमारे पथ में सीधे एक अजीब चीज दिखाता है। हालांकि कोई समस्या नहीं है।
हमें मिली है हमारे पूर्वजों द्वारा सैकड़ों साल पहले यहाँ भेजी गई कुछ चीजें। ये है वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इसकी सामग्री में पृथ्वी से ध्वनियों से भरा एक डिस्क है। टैक और चक बेरी से लेकर वैदिक भजनों तक सब कुछ। अगर वॉयेजर एलियंस के हाथों लग जाए तो ये उम्मीद थी कि संगीत शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर काम आए। और अंतरिक्ष यान चंद्रगुप्त आगे और आगे चलता रहता है। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल जाते हैं। नई पीढ़ी पैदा होती है और वो स्पेसशिप में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताती है, अपने माता पिता द्वारा शिक्षित होने में और अपने बच्चों को इस मिशन के बारे में सिखाने में और ब्रह्मांड की प्रकृति समझने में। ये इतिहास की वो युवा पीढ़ी है जो अंतरिक्ष में जन्मी है, अंतरिक्ष में ही पली बढ़ी है और अंतरिक्ष शिक्षित है। अपने आप की कल्पना करें इन्हीं बच्चों में से किसी एक के रूप में कि आप एक खगोल विज्ञान वर्ग में हैं और आप सीख रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि आसमानी तारे भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। उनका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय होता है। कुछ अकेले होते हैं तो कुछ के साथ ही होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े। और ये बात सिर्फ सितारों के लिए ही नहीं, हमारी आकाश गंगाओं के लिए भी उतनी ही सच है। आकाश गंगाएं सभी आकृति और आकार में होती हैं। वे एक दूसरे से टकराती भी हैं और कभी कभी एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा को निगल भी सकती है। अजीब बात है, हालांकि अंतरिक्ष यान के लोग पृथ्वी से हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ग्रह नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी ग्रह पर पैर नहीं रखा। अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली दूरबीन से लैस है, लेकिन पृथ्वी देखने में बहुत छोटी है और सूर्य अरबों सितारों में से एक। आखिरकार जिसका इंतजार था वो दिन आ चुका है। अंतरिक्ष यान में सदियों से मौजूद नीरस अस्तित्व अचानक उत्साह में बदल गया और ये सब शुरू हुआ कंट्रोल रूम में एक खोज के साथ। देवियों और सज्जनों, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्टार एप्सिलॉन एरिडानी के पास ही एक ग्रह देखा है। इससे भी अहम बात यह है कि हमें इससे रेडियो संकेत मिले हैं और हम अपने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमें इस ग्रह की डिटेल्ड इमेजेस मिले। ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि हमें बुद्धिमान जीवन के कुछ रूप दिखने वाले हैं जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। क्या लगता है ये ग्रह कितना बड़ा होगा? ये एक बहुत ही छोटा ग्रह लगता है। मेरी गणना से तो इसका क्षेत्र पृथ्वी की सतह का 10वां हिस्सा है। इस तरह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ वहाँ के प्राणी बहुत पतले और लंबे होने चाहिए। ओह, मुझे लगता है मुझसे गणना में कुछ गलती हो गई। मैंने उसे बांट दिया जबकि मुझे उसका गुणा करना चाहिए था। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी हम छोटे और मोटे प्राणियों से मिलने वाले हैं। ये बहुत ठंडे ग्रह जैसा दिखता है। हो सकता है इनके बदन पर फर हो या फर जैसा ही कुछ। सभी ध्यान दें, हम उतर रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी करो। हमारा उनसे सामना होगा। क्या वो हमारा स्वागत करेंगे या हम पर हमला करेंगे? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम स्वागत के संकेत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कंप्यूटर्स हमारी भाषा समझ रहे हैं। वो हमें लैंड होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमने इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने वाला है। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि परग्रहवासी कैसे होंगे। हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे। क्या मित्रता की भाषा पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होती है? सितारों को देखते ही हम
ख्वाब देखने लगते हैं। क्या ये कल्पना है या हमारा भविष्य? हो सकता है आपके अपने वंशज ये यात्रा करें और ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए प्राणियों से मित्रता करें। तो यहाँ पे शो एंड हो चुका है हमारा। मैं तो कहूँगा काफ़ी मज़ा आया और 150 रुपये वर्थ इट, नो डाउट्स। काफ़ी अच्छा था, एन्जॉइंग था। बट ये था कि ये 360 डिग्री 90 डिग्री टाइप का जो थिएटर व्यू है, मतलब है विंडो, तो उसी से मटक मटक के देखने में सर दर्द हो सकता है। ज़्यादा बूढ़े लोगों को लाने में बहादुरी नहीं होगी। ठीक है, मज़ा आया। तो शो तो ख़त्म हो गया, मज़ा भी आया। और यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक किए थे जो मैंने मतलब थिएटर में देखा था, तो सही लग रहे थे वॉलपेपर्स के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो में भी डाल देता हूँ। सो यहाँ पे सीन था, बहुत बेस्ट सीन था थिएटर में। और चंद्रगुप्त वाला जो स्टोरी मतलब सुनाया था, वो काल्पनिक फिक्शनल स्टोरी, वो सबसे ज़्यादा मज़ा आया उसको सुनने में। और मस्त एक्साइटिंग था, जहाँ पे हमारे कुछ लोग जा रहे हैं, 123 लोग कुछ, एक मतलब जो भी था वो उसमें स्पेसशिप में बैठ के, और हमारी आगे की पीढ़ियाँ, उनके बच्चे के वगैरह, उनके बच्चे सन्स एंड सब लोग उसमें पैदा क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये स्टोरी अच्छी थी एंड बस मज़ा आया।